अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मौज़म मुग़ल की बुक से प्रॉब्लम नंबर 10 की थी, पेज नंबर 428 पर। अब हम आज करने जा रहे हैं जी प्रॉब्लम नंबर 11, पेज नंबर 432 पर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है मिस्टर मोहम्मद मुबीन, जो कि एक सीनियर सिटीज़न है। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो टीचर्स का था, जिसमें टीचर्स को हमने 40% उनकी सैलरी पर रिबेट दी। सीनियर सिटीज़न को हम उसका जो टैक्स होगा उस पर हम 50% रिबेट देंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि सीनियर सिटीज़न की जो इनकम है वो अप टू 10 लाख होनी चाहिए। अगर ये 10 लाख से ज़्यादा हुई तो फिर हम सीनियर सिटीज़न को रिबेट नहीं देंगे, क्योंकि बाय रूल सीनियर सिटीज़न को रिबेट तभी मिलती है अगर उसकी एक्चुअल इनकम जो है वो अप टू 10 लाख हो, 10 लाख या 10 लाख से कम हो। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। आप लोग भी बुक का पेज नंबर 432 निकाल लें। प्रॉब्लम नंबर 11 है मिस्टर मोहम्मद मुबीन। तो तरतीब से क्वेश्चन की तरतीब से हम चलते हैं जी। सबसे पहले आपके पास सैलरी इनकम है। सैलरी इनकम जो है दैट इज़ फुली टैक्सेबल। सैलरी इनकम है 10,50,000। बुक में थोड़ी मिस्टेक है, ये 1 करोड़ 5 लाख लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली जो इनकम है वो 10,50,000 है सैलरी। उसके बाद एनुअल लीव फेयर असिस्टेंस है। लीव फेयर असिस्टेंस जो है फुली टैक्सेबल होता है। लीव फेयर असिस्टेंस की अमाउंट है जी 33,000, फुली टैक्सेबल है। क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम, थर्ड आइटम है इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। इंटरेस्ट फ्री लोन, अब लोन जब एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे तो सबसे पहले हमने लोन की अमाउंट देखनी होती है। लोन की अमाउंट 10 लाख से अबव हो तो फिर उसकी टैक्स ट्रीटमेंट होती है, अदरवाइज़ टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होती। तो लोन की रकम यहाँ पर अप टू 10 लाख है, 5,50,000 है, सो इट इज़ फुली एग्जैम्प्ट। इस पर कोई टैक्स रेट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद ओवर टाइम पेमेंट रिसीव्ड, ओवर टाइम पेमेंट जो है दैट इज़ फुली टैक्सेबल। ओवर टाइम पेमेंट की अमाउंट है जी 22,500, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा हुआ जी एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू द रिटायरमेंट। एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू द रिटायरमेंट जो है ये फुली टैक्सेबल है। एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू द रिटायरमेंट फुली टैक्सेबल है। एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू द रिटायरमेंट की अमाउंट है जी 1,50,000। उसके बाद आगे चलें तो लिखा हुआ है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस। कन्वेंस प्रोवाइड की जा रही है फॉर बोथ पर्पस। तो कन्वेंस अगर ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए मिले, बोथ पर्पस के लिए मिले, तो कन्वेंस की वैल्यू का 5% टैक्सेबल होता है। हमारा इससे कंसर्न नहीं होता कि कन्वेंस लीज़ पर ली गई है या कैश पर ली गई है। इससे भी कंसर्न नहीं कि कन्वेंस के पैसे उसने इंस्टॉलमेंट में देने हैं या कैश देने हैं, लमसम देने हैं। इससे भी नहीं कि कार की मेंटेनेंस और रनिंग एक्सपेंस कौन पे करा, इससे हमारा कंसर्न नहीं होता। बस देखते हैं कन्वेंस किस पर्पस के लिए है। कन्वेंस जो है वो बोथ पर्पस के लिए है, दैट्स वाई कन्वेंस की वैल्यू दी हुई है फेयर मार्केट वैल्यू। देखिए लिखा हुआ है एम्प्लॉयर टुक दिस कार फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी एट एन एनुअल लीज रेंटल। हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमने देखना है कार की वैल्यू कितनी है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार गिवन है 5 लाख। तो क्योंकि कार बोथ पर्पस के लिए है तो हमने इस 5 लाख का 5% ले लेना है। 5 लाख का 5% लेंगे तो ये 25,000 आएगा, जो कि टैक्सेबल होगा। आगे लिखा हुआ है फ्यूल अमाउंट रीइम्बर्स्ड। देखें जो भी फ्यूल कमिटेड है ना, मतलब कंपनी ने कमिट किया जी हम आपको इतना फ्यूल देंगे, आप उसका बिल बनवा लीजिएगा, हम आपको वो रीइम्बर्स कर देंगे। तो फ्यूल अमाउंट रीइम्बर्स्ड क्योंकि ये अलाउड होता है, आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, फुली एग्जैम्प्ट है जी।
फ्यूल अमाउंट रीइंबर्स फुली एग्जैम्प्ट है। आगे चलें तो लिखा हुआ है ग्रेचुटी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। ग्रेचुटी फ़ंड की टैक्स ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हैं। ग्रेचुटी फ़ंड की टैक्स ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हैं। ग्रेचुटी की अमाउंट है जी, ग्रेचुटी रिसीव्ड विच इज़ अप्रूव्ड फ्रॉम बोर्ड। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्योंकि बोर्ड से ग्रेचुटी अप्रूव्ड होना तो ये 3 लाख तक एग्जैम्प्ट होती है। इसका टैक्स रूल ये है, सॉरी ये 3,30,000 की अमाउंट है और इसका रूल ये है लेस एग्जैम्प्ट अप टू 3 लाख। ये 3 लाख तक एग्जैम्प्ट है। 3,30,000 में से 3 लाख माइनस कर दें, रिमेनिंग जो 30,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये अप्रूव्ड बाय कमिश्नर होता तो फुली एग्जैम्प्ट होना था। अब ये अप्रूव बाय बोर्ड है तो 3 लाख तक एग्जैम्प्ट है जी। आगे चलें तो लिखा हुआ है रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फुली टैक्सेबल है जी, क्योंकि अपने रिसोर्सेज से नहीं प्रोवाइड करा। रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये यूटिलिटी अलाउंस है जी। यूटिलिटी अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल होता है 28,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा और फुली टैक्सेबल होगा। 10th आइटम है प्रीवियस ईयर अनएडजस्टेड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का पिछले साल का लॉस है, याद रखें प्रॉपर्टी का जो प्रीवियस ईयर का लॉस होता है ये एडजस्ट नहीं होता। इस साल इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ, इसका अलाउड ही नहीं है। वो जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन है उसमें भी ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी का जो प्रीवियस ईयर का लॉस होता है वो एडजस्टेड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है, इसके साथ नंबर तो नहीं गिवन, लिखा हुआ रेंटल इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज़ अटैच विद बिल्डिंग। बिल्डिंग के साथ जो फैसिलिटीज़ अटैच थी ना, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी है या अदर कोई फैसिलिटी जो है वो बिल्डिंग के साथ आपको मुहैया की गई है, वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है या इसके अलावा जनरेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है, तो उसका भी रेंट जो है वो आप वसूल कर सकते हैं। जो लिखा हुआ रेंट फ्रॉम फैसिलिटीज़ अटैच विद बिल्डिंग 24,000, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो रेंटल इनकम जो है प्रॉपर्टी इनकम में आ जाती है, और जो उसके साथ फैसिलिटीज़ अटैच होती हैं, जैसे मैंने बताया जनरेटर की फैसिलिटी है, वाटर की फैसिलिटी है, सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी है, या इसके अलावा कोई फैसिलिटी बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, आप उसका भी रेंट अगर वसूल कर रहे हैं तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। उसके बाद है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। अभी हम डिस्कस किया हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसको। स्पेकुलेशन बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन उसके साथ ही 12th आइटम में लिखा हुआ है लॉस फ्रॉम अदर स्पेकुलेशन बिजनेस। तो याद रखें स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट में से स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस एडजस्ट हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है, माइनस हो जाता है। बहरहाल इसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाकर ट्रीट करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ। तो याद रखें प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हों, ज्वेलरी, एंटीक, पेंटिंग, मेडिलियंस, इनको बेचकर जो गेन होता है अगर इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर हो तो 25% एग्जाम्प्ट है कैपिटल गेन में। उसके बाद ज़कात डिडक्टेड आप जानते हैं टोटल इनकम में से माइनस हो जाती है। प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड जो है ये FTR की आइटम है, 15% टैक्स है, इसको मार्क कर लें। शेयर फ्रॉम EOP जो है वो ऐड हो जाता है, आपको पता है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यू नो कि ये 8th स्टेप है, जब आप नेट टैक्स पेबल निकाल लेते हैं एवरेज रिलीफ के बाद तो उसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस कर देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव। जो स्पेसिफाइड वैल्यू बोनस शेयर्स की आप रिसीव करते हैं फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, ये FTR में ट्रीट की जाती है। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी FTR की आइटम है, इस पर 5% टैक्स होगा FTR में, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म, एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है और फुली एग्जाम्प्ट है। 20th आइटम बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है जी 2 पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर। 2 पेंशंस रिसीव्ड
फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय। ये अक्सर मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर ना स्टूडेंट से, क्योंकि आपने पेंशन के बारे में रूल पढ़ा हुआ है कि अगर 2 पेंशन मिल रही हों, एक है 1,20,000 एंड सेकंड है 1,50,000। पेंशन के बारे में रूल ये पड़ा हुआ है कि अगर पेंशन एक से ज़्यादा मिल रही हो ना, तो जो हायर वाली ज़्यादा वाली पेंशन है ये एग्जाम्प्ट है, लोअर वाली पेंशन टैक्सेबल है। लेकिन यहाँ मिस्टेक क्या हो जाती है, हम क्या करते हैं, हम समझते हैं जी हायर वाली पेंशन जो है वो एग्जाम्प्ट कर देते हैं, लोअर वाली टैक्सेबल कर देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन रूल ये है कि अगर एम्प्लॉई इंडिविजुअल जिसकी आप टैक्सेबल इनकम या टैक्स पेबल निकाल रहे हैं, अगर वो सीनियर सिटीज़न है, अगर उसकी एज 60 या 60 ईयर से ज़्यादा है, तो फिर चाहे वो 10 पेंशन भी ले रहा हो ना, तो सारी पेंशन एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पर कोई पेंशन टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये सीनियर सिटीज़न का क्वेश्चन है। अगर ये सीनियर सिटीज़न ना होता तो हम हायर वाली पेंशन को एग्जाम्प्ट करते और लोअर वाली पेंशन को टैक्सेबल लिखते, अगर ये सीनियर सिटीज़न ना होता तो। आगे चलते हैं जी। विनिंग अ कार फ्रॉम कंपटीशन, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने पढ़ा था जी, सेल प्रमोशन किसी कंपनी की हुई, वहाँ पर आपने प्राइस विन किया तो उस पर 20% टैक्स था। उसके बाद अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट, एवरेज रिलीफ के लिए 5 चीज़ें उसने क्लेम की। अब हम देखते हैं किस पर रिलीफ मिलनी है। शेयर्स परचेज फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन, इस पर भी रिलीफ मिलेगी। शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी एज एन ओरिजिनल अलॉटी, देखिए उसने ओरिजिनल अलॉटी देके ना कंफ्यूज करने की कोशिश की है। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी के शेयर्स ख़रीदे जाएं एज एन ओरिजिनल अलॉटी तो एवरेज रिलीफ मिलती है। प्राइवेट कंपनी के शेयर चाहे जैसे मर्जी भी आप ख़रीदें, उस पर कोई एवरेज रिलीफ नहीं है, चाहे ओरिजिनल अलॉटी क्यों नहीं है। पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर की कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी। हेल्थ इंश्योरेंस पर बिल्कुल एवरेज रिलीफ मिलेगी। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस भी दी हुई है, तो याद रहे ए और ई पॉइंट, पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स ख़रीदे हैं और लाइफ इंश्योरेंस, इनमें से एक चीज़ पर एवरेज रिलीफ मिलनी है जो हायर वाली रकम होगी, क्योंकि 3 चीज़ों में से एक चीज़ पर रिलीफ मिलती है। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर या प्राइवेटाइजेशन कमीशन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और स्पूक्स बॉन्ड्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, इन तीनों में से एक पर एवरेज रिलीफ मिलती है जो हायर वाली अमाउंट होती है। तो यहाँ तक हमने इनकम फ्रॉम सैलरी का सारा पोर्शन पढ़ लिया है। इनकम फ्रॉम सैलरी को हम यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, तो आपके पास आ जाएगी टोटल सैलरी इनकम। यहाँ तक टोटल कर लें तो इट कम्स टोटल सैलरी इनकम। जी टोटल सैलरी इनकम कितनी है जी, आपने टोटल किया तो आ गया 13,38,500। 13,38,500 टोटल सैलरी इनकम आ गई जी। सैलरी इनकम के बाद क्या करना है, सैलरी इनकम के बाद आपने हेडिंग देनी है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। सेक्शन 15, 12 के बाद 15 आता है जी। सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की आइटम देखें जी कौन कौन सी है। 2 चीज़ें थी जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी। देखें गिफ्ट जो मिलता है ना वो तो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन उसके बाद आप उसको उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते हैं तो वो इनकम टैक्सेबल है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी है जी 2,50,000, ये बिल्कुल टैक्सेबल है जी 2,50,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, प्रीवियस ईयर लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रीवियस ईयर्स अनएडजस्टेड लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का जो पिछले साल का लॉस है 35,000, दैट इज़ अनएडजस्टेबल, नो ट्रीटमेंट, हम इसको कहीं पर ट्रीट नहीं करेंगे, इसके बदले में कोई टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगी। हाँ, ये जो 2,50,000 प्रॉपर्टी इनकम है गिफ्टेड प्रॉपर्टी की, ये टू बी टैक्स सेपरेटली हो जाएगी। आपको पता है 3rd स्टेप में जाकर हम प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड करते हैं, कैपिटल गेन का टैक्स ऐड करते हैं और गोल्डन हैंडशेक अगर एवरेज टैक्स रेट्स गिवन हो तो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है जी इनकम फ्रॉम बिज़नेस की। तो बिल्कुल हमने इनकम फ्रॉम बिज़नेस से रिलेटेड आइटम्स पढ़ी थी, क्वेश्चन में हैं इनकम फ्रॉम बिज़नेस सेक्शन 18।
इनकम फ्रॉम बिज़नेस है जी सेक्शन 18, उसमें क्या क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस, आपके 2 स्पेकुलेशन बिज़नेस हैं। एक बिज़नेस में से आपको प्रॉफिट हो गया और एक बिज़नेस में से लॉस हो गया। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस कितना है जी? 80,000। 80,000 के इस प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस में से लेस कर दें लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस। तो ये रूल है जी कि अगर आपके एक से ज़्यादा स्पेकुलेशन बिज़नेस हैं, एक से गेन हो रहा है दूसरे से लॉस हो रहा है, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, एक के गेन में से दूसरे का लॉस माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कैपिटल स्पेकुलेशन बिज़नेस का लॉस हो, आपका एक ही बिज़नेस हो उसमें से भी लॉस हो जाए, तो फिर वो एडजस्ट नहीं हो पाता, उसकी एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं है। अगर सिर्फ एक ही बिज़नेस हो और उसमें से भी लॉस हो जाए। तो उम्मीद है आप इसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिज़नेस के बाद नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं जी। इनकम फ्रॉम बिज़नेस में और कोई आइटम नहीं है, हम देख रहे हैं जिन चीज़ों को हमने मार्क किया हुआ है। उसके बाद आ जाए जी कैपिटल गेन्स सेक्शन 37। बिल्कुल हमने कैपिटल गेन की एक आइटम डिस्कस की थी, सेक्शन 37 कैपिटल गेन से रिलेटेड हमने एक आइटम डिस्कस की थी जी, वो था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी। एक ही आइटम थी बस, मैंने टैक्स ट्रीटमेंट भी इसकी बताई थी आपको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी। अब इसका होल्डिंग पीरियड क्योंकि 1 साल से ज़्यादा है, दैट्स वाई जितना भी गेन हुआ है 48,000 का गेन है, लेस एग्जैम्प्ट अप टू 25%, 25% एग्जैम्प्ट है। तो 48,000 का आप 25% लें तो ये आ जाएगा 12,000 को आप एग्जैम्प्ट कर दें तो बाकी बचता कितना है जी? 36,000। 36,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा कैपिटल गेन की और कोई आइटम नहीं है जी। इसके बाद हमने हेडिंग देनी है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके पास जो इनकम है उसको देखते हैं। जहाँ तक उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम है जी। हमने जिनको मार्क किया हुआ था उनको देखें, शाबाश। सबसे पहला जी रेंटल इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज़ अटैच्ड विद बिल्डिंग। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने बताया था तब भी, रेंट इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज़, ये पेज नंबर 433 पर 11 से ऊपर वाली आइटम है। इनकम फ्रॉम रेंट इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज़ अटैच्ड विद बिल्डिंग। बिल्डिंग के साथ जो फैसिलिटीज़ अटैच थी उसका रेंट है 24,000, फुली टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद देखें जी और कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है जी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म फुली एग्जैम्प्ट है। एग्रीकल्चर फार्म है आपका, उसमें से इनकम आपको मिल रही है 10,000 की, फुली एग्जैम्प्ट है सेक्शन 39 में। इसके अलावा और कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है। तो यहाँ तक हम टोटल करते हैं जी। अगर आपने नोट किया हुआ है तो सारी इनकम का टोटल करें तो आपके पास यहाँ पर आ जाती है जी टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी आपने कैलकुलेट की हुई थी, उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो नहीं थी। इनकम फ्रॉम बिज़नेस में 20,000 की अमाउंट थी, फिर कैपिटल गेन में 36,000 की अमाउंट थी और अदर सोर्सेज में 24,000 की अमाउंट है। इनको ऐड करें तो आपके पास टोटल इनकम आती है जी 14,18,500। 14,18,500 ये आपके पास टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होती हैं। ज़कात डिडक्टेड, इस क्वेश्चन में ज़कात डिडक्टेड है जी, हमने पढ़ा था।
ज़कात डिडक्टेड माइनस होती है। देखें और किस किस पर आपने मार्क किया था, वर्कर वेलफेयर फंड नहीं है, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल नहीं, क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 भी नहीं है, प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस भी नहीं है, और ना ही इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी है। तो सिर्फ एक ही अमाउंट है जो डिडक्ट होनी है, दैट इज़ ज़कात डिडक्टेड। 1 लाख की ज़कात आपने पे की है, तो टोटल इनकम में से ज़कात जो है वो डिडक्टेड वो माइनस कर दें, तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई 13,18,500। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद नेक्स्ट स्टेप है जी, इसमें ऐड कर देते हैं शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। शेयर फ्रॉम एओपी हमें गिवन है जी, क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी है जी 40,000। तो ये याद रखें, पेपर में भी अक्सर शेयर फ्रॉम एओपी के एडजस्टमेंट को ज़रूर पूछता है। तो आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आपके पास आ गई जी 13,58,500। तो मैंने बताया था जब आप शेयर फ्रॉम एओपी ऐड कर दें, या अगर शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम जब आपके पास आ जाए तो यहाँ पर आप डबल लाइन लगा देते हैं, क्योंकि अब इनकम जो है उसको कोई भी ऐड नहीं होगी। अब हम इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे जी। फर्स्ट स्टेप है इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है जी। तो टैक्स रेट के टेबल में देखें 13,58,500 कौन सी स्लैब में आता है, देखें शाबाश, तो ये 4th स्लैब में आएगा। 4th स्लैब में लिखा हुआ जी, अगर आपकी इनकम 12 लाख से लेकर 25 लाख तक है तो टैक्स कितना है, 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है उस पर 5%। तो आपकी इनकम है 13,58,300। देखें ये 12 लाख से कितनी ज़्यादा है, 4th स्लैब में लिखा है कि 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है 1,58,300 ज़्यादा है, उस पर 5% टैक्स होगा जी। तो 1,58,500 पर 5% टैक्स आप कैलकुलेट करें तो वो आ जाता है 7,925। तो रेट पर्पज़ वाली इनकम ये है और रेट पर्पज़ वाला टैक्स ये है। सेकंड स्टेप क्या है, इसी को बदलते हैं हम एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। तो हम कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल, एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने का तरीका ये है जी कि आपने रेट पर्पज़ वाला टैक्स उसको डिवाइड करना है रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ। 13,58,500 रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ, और हमें टैक्स चाहिए एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर, तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई कर दें। रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करेंगे रेट पर्पज़ वाली इनकम पर, तो 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। हमें चाहिए एक्चुअल टैक्स पेएबल, तो हम 13,18,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। कितना आ गया जी एक्चुअल टैक्स पेएबल, 7,925। अब क्या करना है, इस एक्चुअल टैक्स पेएबल को लिखें जी 7,925, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में 3 चीज़ें आती हैं, मैं बार बार हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेंस की इनकम और गोल्डन हैंडशेक जिसका एवरेज टैक्स रेट गिवन होगा। अब आपके पास सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टी इनकम है, वो जो आपने कैलकुलेट की हुई है आपको, बल्कि गिवन थी, गिफ्टेड प्रॉपर्टी की इनकम थी 2,50,000। अब इसका टैक्स रेट रूल क्या है जी,
प्रॉपर्टी का टैक्स रेट का टेबल बुक में गिवन है 389 नंबर पेज पर कि प्रॉपर्टी इनकम जो है वो 2 लाख तक एग्जैम्प्ट है। जितनी 2 लाख के से ज़्यादा होगी, 6 लाख के दरमियान होगी, उस पर 5% टैक्स होगा। तो 50,000 ज़्यादा है, उस पर आपने 5% टैक्स कैलकुलेट किया तो ये आ गया जी 2500। तो प्रॉपर्टी इनकम ही थी सिर्फ, कोई कैपिटल गेन की इनकम नहीं थी जो चैप्टर ब्लॉक में आती। तो ये आ जाएगा जी एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। $2500 ऐड करें तो आ जाता है जी 10,190। सॉरी, ये जब आपने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 10,192 आ गया जी एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। ये था थर्ड स्टेप, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। फोर्थ स्टेप है जी लेस 50% टैक्स कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब देखें, हमने ये सीनियर सिटीज़न का क्वेश्चन कर रहे हैं। टैक्स में 50% रायत है, लेकिन टैक्स में 50% रायत उस सूरत में मिलती है जब उसकी एक्चुअल इनकम जो है वो 10 लाख तक हो। नॉट अलाउड, तो इसकी इनकम तो 10 लाख से ज़्यादा है। नॉट अलाउड बिकॉज एक्चुअल इनकम इज़ ग्रेटर दैन 10 लाख। एक्चुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो ये रिलीफ़ नहीं मिलेगी। ये मिस्टर मुबीन जो है वो इस रिलीफ़ के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये आ जाएगा जी एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। यही आ गया आपके पास। आप इसको लीव भी कर सकते हैं, ये स्टेप करें ही ना जब आपको पता है जी कि मिलना ही नहीं। तो बहरहाल ये समझाने के लिए मैंने आपको किया है। ये फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप है जी टीचर्स रिबेट। इस क्वेश्चन में टीचर नहीं है जी, जिस इंडिविजुअल जिसकी टैक्स कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। सिक्स स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। सेवन्थ स्टेप है एवरेज रिलीफ़। तो एवरेज रिलीफ़ यहाँ पर है। एवरेज रिलीफ़ का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले आप देखें भाई, जिस पर रिलीफ़ देनी है वो कौन सी अमाउंट है। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट या रिलीफ़, जिस पर रिलीफ़ देनी है वो अमाउंट कौन सी है। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट में 2 चीज़ें हैं जी, परचेज़ शेयर्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन प्राइवेटाइजेशन कमीशन से जो शेयर्स ख़रीदे हैं वो हैं 52,000 के। और इसी पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस पेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है जी, वो पे किया है 25,000। तो फर्स्ट पॉइंट में 3 चीज़ें आती हैं, शेयर्स जो ख़रीदे जाएँ, लाइफ इंश्योरेंस और सकूक्स ऑफर्ड। अब इसने दोनों में से एक पर रिबेट मिलनी है और वो है 52,000। 52,000 पर रिबेट मिलेगी। जो हायर अमाउंट होगी ना उस पर रिबेट मिलनी है। ठीक हो गया। इन दोनों में से 52 और 25 में से 52 पर एवरेज रिलीफ़ मिलनी है। इसके अलावा किस पर एवरेज रिलीफ़ मिलनी है जी। एवरेज रिलीफ़ वाली आइटम देखें जी, हमने जिस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था कि इस पर एवरेज रिलीफ़ मिलनी है। उसके बाद था हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक इंडिपेंडेंट है, इस पर रिलीफ़ मिलेगी। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट है 55,000, इस पर भी रिलीफ़ मिलेगी। तो टोटल रिलीफ़ मिलेगी जी 52 और 55, 1,07,000 पर एवरेज रिलीफ़ मिलनी है।
1,07,000 पर एवरेज रिलीफ मिलनी है। एवरेज रिलीफ निकालने का तरीका मैंने बताया था कि अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम गिवन हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं, अगर ना होती तो हम एक्चुअल टैक्स ले लेते। अब है हमारे पास रेट पर्पज़ वाला टैक्स भी है और रेट पर्पज़ वाली इनकम भी है। अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम गिवन हो तो उसे डिवाइड करते हैं, जिस अमाउंट पर रिबेट देनी हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1,07,000 पर रिबेट देनी है, 1,07,000 पर आप रिबेट देंगे तो एवरेज रिलीफ की अमाउंट आ जाएगी 624 आ जाएगा। 624 हमने माइनस करना है अपनी एक्चुअल टोटल टैक्स पेबल में से। एवरेज रिलीफ 624 जो है वो माइनस, एक्चुअल टोटल टैक्स पेबल में से एवरेज रिलीफ 624 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी नेट टैक्स पेएबल 9,568। नेट टैक्स पेबल आ गया। नेट टैक्स पेबल आने के बाद लास्ट स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स वो जो एट सोर्स पे कर चुके हैं, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी गिवन है जी, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी आपको गिवन है क्वेश्चन में। उसकी सैलरी में से 9,000 जो है वो डिडक्ट हो चुका हुआ है, इसको माइनस कर दें तो आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। $9,000 माइनस किया तो आ गया 568 नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न। तो यहाँ तक हम क्लोज़ कर देंगे जी, क्योंकि नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न के बाद कोई और चीज़ इसमें ऐड नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी टैक्स अंडर FTR। टैक्स अंडर FTR फाइनल टैक्स रिजीम में कौन कौन सी इनकम आती है। तो इस क्वेश्चन में देखें जी, हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए किन चीज़ों को मार्क किया था जो FTR में आती हैं। एक तो था प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, ये आपको इनके टैक्स रेट खुद याद रखने हैं। प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड था। दूसरी इनकम थी जी विनिंग अ कार थ्रू कंपटीशन, विनिंग कार थ्रू कंपटीशन। अच्छा जी, तीसरी अमाउंट थी याद करें ज़रा, तीसरी अमाउंट कौन सी थी जी? तीसरी अमाउंट थी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, फ्रॉम लिस्टेड कंपनी। ये 3 FTR के आइटम हैं। इनके टैक्स रेट मैंने बताया कि आपको खुद याद रखने हैं। प्राइस बॉन्ड की इनकम कितनी थी जी? 15,000। विनिंग अ कार थ्रू कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के थ्रू आप कोई भी चीज़ विन करें, वो कार थ्रू कंपटीशन उसकी वैल्यू 2,80,000 है। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी वो है 20,000। अब इसके टैक्स रेट आपने खुद याद रखना है। प्राइस बॉन्ड का टैक्स जो है वो 15% है। विनिंग अ कार थ्रू कंपटीशन का टैक्स 20% है और स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव इसका टैक्स 5% है। तो ये आपने याद रखना है। ये कैलकुलेट करें जी कितना बनता है। 15% कैलकुलेट करेंगे प्राइस बॉन्ड का तो वो आएगा 2250। इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 56,000। 20,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,000। इन तीनों को कैलकुलेट, तीनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा टैक्स अंडर FTR। तो टैक्स अंडर FTR आ जाएगा जी 59,250। 59,250। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा, इस अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।